दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं एक नई श्रृंखला के साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा भौतिक विज्ञान, जिसमें पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी यानी कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है और सभी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं। तो जैसे कि अब आने वाले एग्ज़ाम में पिछले वर्षों के प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इस कारण हम इन प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाएं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और साथ में प्रश्न के हम सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम एमसीक्यू के माध्यम से टॉप 50 प्रश्न करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, 10 से 15, उनको देख लेते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की क्या कहलाती है? दूरी की लंबाई की क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला है पॉइंट, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा हमारा वेग। अगला पॉइंट, समय, तापमान, दूरी एवं वेग में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेग। आगे देखते हैं, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेग। अगला पॉइंट, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो हो जाएगा हमारा घनत्व। अगला पॉइंट, दबाव को कैसे नापा जाता है या मापा जाता है? तो हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल से दबाव को मापा जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला पॉइंट, गति, संवेग, विस्थापन एवं वेग में से विषम को चुने। तो हो जाएगा हमारा गति विषम हो जाएगा, यानी कि विस्थापन, संवेग और वेग एक ही है, तो गति हमारा विषम हो जाएगा। अगला पॉइंट, गति, समय, द्रव्यमान एवं त्वरण में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो हमारा हो जाएगा इसमें से त्वरण। यहाँ त्वरण लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं या पॉइंट देखते हैं, पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व हमारा 1000 किलो प्रति घन मीटर, यही हमारा घनत्व हो जाएगा। अगला पॉइंट, गैलन सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है जड़त्व के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन घट या बढ़ सकता है। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाएगी तो व्यक्ति का वजन घट सकता है, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर आएगी तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। जब सामान्य रूप से चलेगी तो घटे या बढ़ेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है।
और गेंद हाथ से छटकता नहीं है। अगला पॉइंट, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा हमारा वजन। अगला पॉइंट, है सीधे हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ से हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रश्न सिर्फ हमारा इतना ही है और बाकी यह दिया गया है कि यह कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो इस प्रकार जितने भी एग्जामों में पूछा है, जैसे कि आरआरबी त्रिवेंद्रम परीक्षा 2004, आरआरबी कोलकाता परीक्षा 2007, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, लाइट ईयर, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी एनटीपीसी, प्रकाश क्या है, आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 2004, 9, 17, 2021। तो यह सवाल कितने एग्जाम में पूछा गया है, आप इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? ए समय का, बी दूरी का, सी वेग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं किसका एकक है, तो हो जाएगा हमारा दूरी का। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन दिया है यहाँ पर, व्याख्या दी है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर दूरी मापन की इकाई या यूनिट है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो नक्षत्रों या दो तारों के बीच की दूरी, अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई ए प्रकाश वर्ष, बी नैनोसेकंड, सी माइक्रोसेकंड, डी सेकंड। तो यहाँ पर समय की जो इकाई नहीं है हो जाएगा हमारा ए प्रकाश वर्ष, क्योंकि यह किसकी इकाई है? तो यह हो जाएगा हमारा दूरी की इकाई है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सॉरी, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, नूरी साल है? ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, डी इनमें से कोई नहीं। तो नूरी साल की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। नूरी साल यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष या नूरी साल कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है, जैसा कि पहले प्रश्न में अभी हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MKS प्रणाली में बल का एकक है? ए जूल, बी न्यूटन, सी क्रिया या किग्रा, डी न्यूटन मीटर। तो MKS प्रणाली में बल का मात्रक या एकक है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
MKS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। यानी कि लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकंड होता है। यह पद्धति CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS पद्धति का ही एक रूप है। MKS में यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में बल फोर्स का एकक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो 5 एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई A समय, B द्रव्यमान, C लंबाई, D बल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा C लंबाई। अगले प्रश्न या इस सॉल्यूशन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर होता है तो एक बार जो होता है 10.5 पास्कल 10 की पावर -5 पास्कल, B 10 की पावर 7 पास्कल, C 10 की पावर 5 पास्कल और D 10 की पावर 4 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें कि एक बार किसके बराबर होता है तो हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न या इसको देखते हैं एक बार सॉल्यूशन को। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर और क्या होगा 10 की पावर 5 पास्कल। अगला प्रश्न ल्यूमेन किसका मात्रक है? A प्रकाश मिति का, B तरंग दैर्ध्य का, C ज्योति फ्लक्स का, D इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा। दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक A न्यूटन, B कैंडेला, C लक्स, D नेपियर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला है। इसे ल्यूमेन स्टेरेडियन भी कहा जाता है। यह एक मूल मात्रक है। यह मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/160वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला किसका मात्रक है? A ज्योति फ्लक्स, B ज्योति प्रभाव, C ज्योति दाब, D ज्योति तीव्रता का। तो यहाँ पर
इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आप यहाँ पहले ऑप्शन में मत फंसना, क्योंकि ज्योति फ्लक्स बिल्कुल उलझाने के लिए दिया गया है। ज्योति प्रभाव और ज्योति दाब यह सभी गलत हो जाएंगे। ज्योति तीव्रता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। श्यानता की एसआई इकाई है। ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजुली, डी कोई नहीं। तो श्यानता की इकाई की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी पॉइजली या पॉइजुली। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल कहलाता है। यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड है। इसको एसआई इकाई में पॉइजुली कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, प्लांक नियतांक h की विमा समान है। ए कोणीय संवेग के, बी ऊर्जा के, सी संवेग के, डी आवृत्ति के। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो प्लांक नियतांक h की विमा का समान है, हो जाएगा हमारा सही उत्तर ए कोणीय संवेग के। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी आवेग, डी बल। तो किलोवाट घंटा की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बी ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई है। एक किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तय कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, अतः यह ऊर्जा की इकाई है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कोणीय वेग की विमा क्या होती है। ए mlt-1, बी ml3t-1, सी m0l0-1, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी m0l0t-1। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोणीय वेग यानी कि डब्लू ओमेगा, डब्लू को किसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं तो v अपान आर। v की विमा क्या होती है, lt-1। r की विमा l होती है, तो ओमेगा बराबर lt-1 अपान l। तो l यहाँ से फिर से कट जाएगा, हमारा बचेगा t-1। इसके इक्वल में करेंगे तो m0l0t-1। यहाँ m0 तथा l0 का मान 1 होता है। प्रवणता वेग एवं कोणीय वेग की विमा समान होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्वरण की इकाई है। ए
मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर गुणे सेकंड, सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी मीटर प्रति सेकंड माइनस क्यूब। तो त्वरण की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। अगला 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर, और यहाँ पर 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक फेमटोम बराबर होता है ए 10 की पावर माइनस 18 मीटर, बी 10 की पावर माइनस 15 मीटर, सी 10 की पावर माइनस 12 मीटर, डी 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो यहाँ एक फेमेटो की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 10 की पावर माइनस 15 मीटर। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। एसआई सिस्टम में फेमेटो 10 की पावर माइनस 15 को दर्शाता है। इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेमेटोमीटर हो जाता है, जिसका मान 10 की पावर माइनस 15 मीटर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक म्यू मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर होता है। तो एक म्यू मीटर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भर देंगे हम 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 1000 या 100 मिमी, बी 1000 मिमी, सी 0.01 मिमी, डी 0.001 मिमी। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 0.001 मिमी के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। ए कूलाम, बी नॉटिकल मील, सी प्रकाश वर्ष, डी एम्पियर्स। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? उसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रकाश वर्ष। इससे हम किसी तारे की दूरी को नाप सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं या सॉल्यूशन को देखते हैं। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई यूनिट के रूप में प्रयुक्त होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगला प्रश्न,
गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ए. आर्किमिडीज, बी. न्यूटन, सी. आइंस्टीन, डी. डार्विन। तो गति के नियमों का प्रतिपादन जिसने किया था तो वह हो जाएगा बी. न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? ए. त्वरण की, बी. बल की, सी. ऊर्जा की, डी. एक समान गति की। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से एक समान गति की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सलूशन को व्याख्या दी गई है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ए. न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी. न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी. न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी. गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके सही उत्तर की कि किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो यह नियम किसमें फॉलो हो जाएगा? अगला प्रश्न है हमारा, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण है ए. विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। बी. गति का जड़त्व धूल को अलग करता है। सी. झटका धूल तथा कालीन के बीच ससंजक बल से मुक्ति प्रदान करता है और धूल दूर हो जाती है। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए. विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसकी व्याख्या को एक बार देखते हैं। जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से धूल के कण जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बने रहना चाहते हैं, अतः कालीन के गति में आते ही धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? ए. आइंस्टीन, बी. आर्किमिडीज, सी. गैलीलियो, डी. न्यूटन। तो एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। यह कहा है डी. न्यूटन ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इसको न्यूटन का स्थैतिक या जड़त्व नियम कहते हैं। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम। अगला प्रश्न, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? ए. न्यूटन के प्रथम नियम का, बी. न्यूटन के द्वितीय नियम का, सी. न्यूटन के तृतीय नियम का, डी. संवेग के नियम का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए. न्यूटन के प्रथम नियम का यह पालन करता है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? ए. प्रथम नियम, बी. द्वितीय नियम, सी. तृतीय नियम, डी. इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो हो जाएगा हमारा ए. प्रथम नियम। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या को देखते हैं एक बार। गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यह अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इस प्रश्न को 2-3 बार समझाया हुआ है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। ए. द्रव्यमान पर, बी. वेग पर, सी. आयतन पर, डी. संवेग पर। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है ए. द्रव्यमान पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? ए. गैलीलियो ने, बी. न्यूटन ने, सी. आर्किमिडीज ने, डी. इनमें से कोई नहीं। तो जड़त्व नियम का सर्वप्रथम जिसने भी प्रतिपादन किया था तो वह हो जाएंगे हमारे ए. गैलीलियो साहब। आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को।
जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? ए एडिसन, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार बार पूछा गया है अन्य एग्जामों में, आरआरबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास बी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। ए न्यूटन के प्रथम नियम, बी न्यूटन के द्वितीय नियम, सी न्यूटन के तृतीय नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। यानी यहाँ न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के प्रयोग से रेखीय संवेग संरक्षण नियम बना है। आगे देखते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, सी ऊपर की ओर व्यक्ति त्वरित होने वाले, डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, या जो लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चल रही हो, उसमें व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, डी अक्रियता। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी जड़त्व। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, या इसकी पहले हम व्याख्या देखते हैं। दिया है जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब ए वेग का सिर्फ मान नियत रहे, बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों, डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हों।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को। किसी पिंड का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर या नियत हों। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है a 2 mv b 0 c mv d माइनस mv। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास a 2 mv। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 2 ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है a 1 जूल, b 2/3 जूल, c 3/2 जूल, d 4 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा b 2/3 जूल। एक 2 ns संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2/3 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं, या यहाँ पर इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन समझ लो। जैसे संवेग होता है, संवेग का मतलब होता है mv। तो यहाँ पर संवेग कितना है 2, m कितना है 3 और v का मान नहीं दिया गया है, तो v हमको निकालना है। तो v बराबर जब किया जाएगा ऐसे करके, तो 3/v बराबर 3/2 आ जाएगा जूल। यही हो जाएगा गतिज ऊर्जा 1/2 गुणे 3 गुणे 2/3 का होल स्क्वायर के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि 2/3 जूल। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय, सी एवोगाड्रो परिकल्पना, डी संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो यहाँ इस खाली स्थान पर हमको संवेग संरक्षण भरना है। अगला देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ए उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। बी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। सी उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। डी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। तो जब
दिया है एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके पास मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। आगे देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। संवेग संरक्षण के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा ए एक दीर्घवृत्त, बी एक सीधी रेखा, सी एक परवलय, डी एक वृत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दीर्घवृत्त। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी से गुजरने वाले कण के लिए वेग विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घवृत्त होगा। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के अनुसार दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण इसकी साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो, तो कण की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। या एसएचएम में कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र एक दीर्घवृत्त होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर देखिए इसका तो हो जाएगा हमारा सी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, यदि पृथ्वी के ऊपर की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल ए कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, बी पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, डी पृथ्वी पर गिर जाएगा, ई समान रूप से अवतरण करती रहेगी। तो यहाँ पर बात की जाए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रिंग का काठिन्य है। ए स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, बी आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, सी प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास ए स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, स्प्रिंग का काठिन्य है। आगे देखते हैं अगला सॉल्यूशन इस प्रश्न का। स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिका क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जी की इकाई यूनिट है। ए एन डैश एम प्रति केजी, बी एन डैश मीटर स्क्वायर प्रति केजी, सी एन डैश मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, डी एन स्क्वायर डैश एम स्क्वायर प्रति केजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एन डैश एम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी की इकाई यूनिट है, यह जी का मात्रक है। आगे देखते हैं। आवेग माप है। ए द्रव्यमान का, बी गति की प्रमात्रा का, सी वेग का, डी भार का। तो यहाँ पर आवेग जिसका मात्रक है तो हो जाएगा डी भार का। देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को। आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्य करता रहता है। आवेग बल गुणे समयांतराल, आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। चूंकि भार गुरुत्वीय बल ही है अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। बल का मात्रक है। ए किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, डी किलोग्राम मीटर डैश सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है। ए 100 mm, बी 1000 mm, सी 0.001 mm, डी 0.001 mm। और यह सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यह कितने इम्पोर्टेंट हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सबसे पहले हम फिजिक्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप सभी लोगों को हम फिजिक्स के क्वेश्चन कराने के बाद में केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से उसके बाद में कौन सा करवाना है आप हमें कमेंट करके पहले बताएंगे, वैसे ही हम सीरियल से चलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हमारा हो जाएगा डी 0.001 मीटर या mm। आगे देखते हैं अगला प्रश्न या व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, यानी कि 1 माइक्रोन 10 की पावर -6
माइक्रोन या मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, यानी कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ अतः 10⁻⁻6 मीटर बराबर 10⁻³ बराबर 1/1000, तो हो जाएगा हमारा 0.001 निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तापमान का एक एसआई मात्रक है। ए जूल, बी केल्विन, सी वाट, डी कैलोरी। तो तापमान का मात्रक देखें तो हो जाएगा हमारा बी केल्विन। इसके सलूशन को देखते हैं थोड़ा सा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। ए गति के तीसरे नियम के कारण, बी जड़त्व के कारण, सी घर्षण के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी जड़त्व के कारण। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। जड़त्व के कारण पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विरामावस्था को बदलने में अक्षमता विरामावस्था का जड़त्व या इंटीरियर ऑफ रेस्ट कहलाता है। आगे देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। ए विभव बल, बी गुरुत्व बल, सी स्प्रिंग बल, डी प्रत्यानयन बल, ई गतिज बल। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, वह हो जाएगा हमारा डी प्रत्यानयन बल। जैसे कि स्प्रिंग यहाँ से इतनी लंबी है और कभी कभी हमें ज़रूरत के अनुसार जो इस प्रकार होती है इसको हम खींचकर यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और जब छोड़ने पर या फिर से पुनः जब इसी अवस्था में इतने में ही रह जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। एक तरफ वेग मीटर प्रति सेकंड में दिया है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और इधर दिया गया समय काल। तो यहाँ पर अगर हम 50, यहाँ एरो जो दिया गया है 10 से 50 की तरफ गया है, तो हम 50 ऊपर रखेंगे, 10 नीचे रखेंगे, 10 × 50, यहाँ 5 निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार 0। ए दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 0.3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर भी हो जाएगा हमारा, जैसा कि निकला है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा,
दिए हुए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग है। ए 10 मीटर पर सेकंड, बी 30 मीटर पर सेकंड, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिए ग्राफ वस्तु का विशेष प्रारंभिक वेग हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।